हेलो स्टूडेंट्स, ये एपेक्स क्लासेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी। इसमें यंग द्विछिद्र प्रयोग और व्यतिकरण की घटना हम आज देखेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं और कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक तरंग है। ये तरंग इस तरह से, कला संबंध स्रोत वो होते हैं कि दो तरंगों के मध्य कलांतर कोण या तो शून्य हो या फिर नियत रहे। तो पहली तरंग हमने इस तरह से बनाई, दूसरी तरंग अब हम यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं। ध्यान यहाँ पे ये है कि जहाँ से पहली तरंग प्रारंभ हो रही है और वहीं से दूसरी तरंग प्रारंभ हो रही है और जहाँ पर पहली तरंग समाप्त हो रही है दूसरी तरंग भी वहीं पर समाप्त हो रही है। कोण के हिसाब से देखेंगे तो ये कोण शून्य, ये कोण 2 पाई, ये पाई अपॉन 2 और 3 पाई अपॉन 2। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तरंग सरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। तो पहली तरंग का, रेड कलर वाली तरंग का प्रारंभिक बिंदु शून्य पर है, दूसरी ब्लैक वाली, काली वाली तरंग का प्रारंभिक बिंदु भी शून्य पर है। इसलिए कलांतर फाई इज इक्वल टू 0 माइनस 0 बराबर 0 डिग्री। इसी तरीके से और हम एक उदाहरण से समझेंगे, थोड़ा ठीक से समझ में आएगा कलांतर किस तरीके से। हम एक दूसरा चित्र लेते हैं। इसमें एक तरंग है और दूसरी तरंग ये है जो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों में इसका प्रारंभिक बिंदु शून्य है, लेकिन काली वाली तरंग का प्रारंभिक बिंदु शून्य नहीं है। तो यहाँ पर ये पाई 2 पाई अपॉन 2 और ये सेंटर पॉइंट 3 पाई अपॉन 2। तो सीधी सी बात है कि पहली तरंग शून्य से स्टार्ट हो रही है, लेकिन दूसरी तरंग काली वाली शून्य से प्रारंभ नहीं हो रही है। इसका कोण 0 और 90 डिग्री के मध्य का कोई न कोई कोण है। तो ये कोण अंदाज से अगर लिया जाए तो चित्र के अनुसार ये लगभग 45 डिग्री के आसपास हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि पाई अपॉन 4। तो इस तरह से ये कलांतर हो गया 45 डिग्री। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखें या आगे वाले किसी बिंदु के लिए देखें तो ये पहली तरंग यानी कि लाल कलर वाली और ये दूसरी तरंग। यहाँ से पहली तरंग का गर्त स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से दूसरी तरंग का, काली वाली तरंग का गर्त स्टार्ट हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पे कोण पाई/4 रहा यानी कि 45 डिग्री रहा, यहाँ पे भी कोण पाई/4 रहेगा और यही सिस्टम आगे भी चलेगा। तो यहाँ पर भी फाई बराबर पाई अपॉन 4। तो ये कलांतर सभी बिंदुओं पर नियत है। तो हमें कला संबंध स्रोत चाहिए तो उनके दो तरंगों के मध्य कलांतर या तो शून्य होना चाहिए। यहाँ पे कलांतर शून्य का डायग्राम है हमारे पास और यहाँ पे कलांतर फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री का डायग्राम है। अब कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है कि कलांतर नियत नहीं रहे अथवा शून्य नहीं हो, यानी कि कलांतर समय के साथ साथ बदलता रहे। अब समस्या कि भाई कलांतर क्या होता है? कलांतर होता है दो तरंगों के कोणों का अंतर। तरंग जो होती है वो इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये तरंग समीकरण है, 11th में भी आया था ये, और आगे भी हम इस समीकरण का उपयोग करने वाले हैं। तो इसमें y जो है वो है विस्थापन, y है विस्थापन, a जो है वो है आयाम, आयाम का मतलब है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, और t है हमारे पास समय, t है समय। तो ये जो कोण है, पहली तरंग का कोण कुछ अलग होगा, दूसरी तरंग का कोण कुछ अलग होगा। यहाँ पे हम रेड कलर के लिए बात करें तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले सकते हैं हम, और ब्लैक वाली कलर के लिए बात करें यहाँ पर तो उसके लिए हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो है ही है, उसके बाद प्लस या फिर माइनस फाई। ये फाई जो है वो कलांतर है, कलांतर का मतलब होता है कोणों का अंतर। तरंगों को अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर y1 और y2 ले लेते हैं। दूसरी बात, कलांतर ज्ञात करने के लिए हम कोणों का अंतर निकालते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो हो गया दूसरी तरंग का कोण, और पहली तरंग का जो कोण है माइनस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कलांतर हमारे पास फाई। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कलांतर कैसे निकाला जाता है। तरंग के लिए जो कोण निर्धारित है उस कोणों के अंतर को हम कलांतर कहते हैं। यहाँ पे फाई है। कला असंबद्ध स्रोत क्या होता है, जिसमें ये कलांतर फाई, जैसे हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिया, π/4 लिया, ये लगातार बदलता रहेगा, समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहेगा। तो ऐसे जो प्रकाश स्रोत होते हैं कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो चित्र में देखते हैं हम कि हमने ये तरंग बनाई, अगर हम दूसरी तरंग देखें तो दूसरी तरंग कला असंबद्ध है। इस कारण मान लो भाई शुरू दोनों एक साथ ही हुई, लेकिन इसका एक सुरंग और एक गर्त यही खत्म हो गया। तो ये कला असंबद्ध स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे कलांतर शून्य था, लेकिन यहाँ पर कलांतर शून्य नहीं है, इस जगह पर कलांतर शून्य नहीं है। इसके बीच में ये जो कलांतर फाई कुछ न कुछ उत्पन्न हुआ है। और अगर आगे वाले बिंदुओं पर देखें तो यहाँ पर कलांतर इस जगह पर और भी बड़ा है। यहाँ कलांतर शून्य था, यहाँ कलांतर थोड़ा बड़ा है, यहाँ कलांतर और ज़्यादा हुआ है। तो कलांतर बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध होते हैं। कला संबद्ध स्रोत के रूप में हम लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। लेसर लाइट का उपयोग करते हैं, जो सीधी सीधी बहुत दूर तक जाती है। खिलौने टाइप बच्चों के हाथ में भी होती है कई बार, जिससे हम दीवार के ऊपर लाल बिंदु बनाकर देखते हैं। उस टाइप की लेजर लाइट का उपयोग कला संबद्ध स्रोत के रूप में करते हैं, क्योंकि कला संबद्ध स्रोत वो होता है जिसमें प्रकाश किरणें समांतर जाती है और काफ़ी अधिक दूरी तक जाती है, और उनके मध्य कलांतर जो होता है वो या तो शून्य रहेगा या फिर हमेशा नियत रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। प्रकाश में हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। उसके अनुसार
दो या दो से अधिक तरंगें जो होती है वो किसी माध्यम में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, और उस नई तरंग का जो विस्थापन होता है वो विस्थापन जो नई परिणामी तरंग बनती है उस तरंग के सदिश योग के, तरंग के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ये दो तरंगें सुपरिम्पोज होती है, अध्यारोपित होती है, तो इनसे जो परिणामी तरंग बनेगी यहाँ पे इस टाइप से बनेगी, और इससे जो परिणामी तरंग बनेगी नीचे की ओर बनेगी। अगर हम ये ब्लैक कलर का विस्थापन y2 ले लेते हैं, रेड कलर का विस्थापन y1 ले लेते हैं, तो इस पूरी तरंग का ये विस्थापन जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y2। अगर ज़्यादा तरंगें हैं तो y3 प्लस y4 प्लस y5 इस टाइप से भी आ जाएगा और सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार कि हमारे पास रेड वाली तरंग का विस्थापन है y1, ब्लैक वाली विस्थापन y2। ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होती है, रेड और ब्लैक वाली। तो परिणामी तरंग बनती है ब्लू कलर वाली, और इस परिणामी तरंग का विस्थापन होगा दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे आ गया कि y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, उसके बाद व्यतिकरण की परिभाषा। दो या दो से अधिक तरंगें किसी एक ही माध्यम में अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब अभी बताया, एक ही माध्यम में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होगा। लेकिन ये जो तरंगें मिल रही है इनके अंदर आपस में गुण क्या होने चाहिए? इनकी आवृत्ति, आयाम, ये चीज़ें या तो समान हो, समान नहीं हो तो लगभग समान हो। ये याद रखने वाला पॉइंट है, बिल्कुल इससे भूलना नहीं है, ये तो लिखना ही है। आवृत्ति, आयाम लगभग समान हो और स्रोत कला संबद्ध हो, एक ही दिशा में चले, डायरेक्शन सेम हो, तो एक नई तरंग बनती है जिसको हम परिणामी तरंग कहते हैं। ये परिणामी तरंग की तीव्रता किसी स्थान पर अधिकतम और किसी स्थान पर न्यूनतम होती है, किसी स्थान पर न्यूनतम होती है। तो इस तरीके से जो अध्यारोपण होता है उस अध्यारोपण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। फिर देखते हैं कि दो या दो से अधिक तरंगें जिनके आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य आदि सब समान हो, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, जहाँ पर कहीं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम और कहीं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। प्रयोग करेंगे, हमें बात समझ में भी आएगी। तीव्रता अधिकतम का मतलब है कि उस बिंदु पर रोशनी बहुत अधिक होगी, और तीव्रता न्यूनतम का मतलब है कि उस बिंदु पर रोशनी कम से कम होगी, यानी कि अंधेरा होगा। तो इसके साथ हम प्रयोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं व्यतिकरण की शर्तें क्या है। पहली बात, कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब कि प्रकाश तरंगों में कलांतर या तो शून्य हो, या फिर कलांतर नियत रहे। तो इस तरीके से कलांतर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कलांतर शून्य वाली कंडीशन है। कलांतर शून्य का मतलब फाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कलांतर हमने 45 डिग्री लिया था, यहाँ पे कलांतर हमने 45 डिग्री
लिया था 45 डिग्री। अगर तरंग यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये कलांतर 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे π/2 90 डिग्री हो जाता है। तो कलांतर शून्य होना चाहिए, या कलांतर शून्य नहीं हो तो नियत रहना चाहिए। दूसरा है प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब है कि प्रकाश एक ही कलर, वर्ण का मतलब होता है कलर, एक ही कलर का होना चाहिए। इससे उसका तरंगदैर्ध्य बराबर रहता है, हमेशा एक समान रहता है, और इससे प्राप्त होने वाली तरंगों का अगर अध्यारोपण करवाया जाए तो व्यतिकरण की घटना से जो फ्रिंजें प्राप्त होती है उनकी ब्राइटनेस और डार्कनेस बहुत अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, दोनों तरंगों के आयाम आवृत्ति लगभग समान होने चाहिए। ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं अच्छे व्यतिकरण के लिए। अच्छे व्यतिकरण का मतलब चमकीलापन अधिकतम हो या फिर डार्कनेस अधिकतम हो। तो आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, जो भी चीज़ें हैं दोनों तरंगों की लगभग समान हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही प्रकाश स्रोत से दो अलग अलग तरंगें प्राप्त करते हैं और फिर उनका अध्यारोपण करवाते हैं, उनसे जो व्यतिकरण होता है। तो एक ही प्रकाश स्रोत से जो दो तरंगें प्राप्त होती है वो आयाम में, आवृत्ति में, तरंगदैर्ध्य लगभग हर चीज़ में समान ही होती है। अगला है कि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। जब समान दिशा में तरंगें संचरित होती है, एक ही दिशा में तरंगें संचरित होती है तो व्यतिकरण की घटना अच्छी होती है। उसके बाद दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। आगे हम चित्र बना के देखेंगे कि दूर होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रकाश स्रोत निकट होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। यदि प्रकाश ध्रुवित हो तो दोनों तरंगें जो अध्यारोपित हो रही है, सुपरइम्पोज हो रही है, उन तरंगों का ध्रुवण बराबर मात्रा में होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं व्यतिकरण की शर्तें होने के लिए। व्यतिकरण की घटना के लिए यंग द्विछिद्र एक प्रयोग हुआ था 1801 में। 1801 में थॉमस यंग नाम के वैज्ञानिक ने यह प्रयोग किया था। उस समय न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत का प्रभाव बहुत अधिक था। अधिकांश वैज्ञानिक न्यूटन के कणिकावाद के सिद्धांत को ही मानते थे। तो यंग ने क्या किया कि दो स्लिट ली, यहाँ पे दो आपको रेखा छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो रेखा छिद्र लिए और उनसे एक जैसा प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश, जो ये सारे गुण बताए हैं उसी तरह का प्रकाश, एक वर्णीय होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए, आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य सब एक जैसे होने चाहिए, दिशा सेम होनी चाहिए और ध्रुवित है तो समान रूप से ध्रुवित होनी चाहिए। ये प्रकाश स्रोत है दोनों, ये दोनों अति निकट होने चाहिए। तो इनसे जब प्रकाश तरंगें ये वाली निकाली गई तो देखा कि सामने पर्दे पर कहीं चमकीलापन ज़्यादा है, कहीं चमकीलापन कम है। तो इस स्थिति में ये बात समझी गई कि प्रकाश तरंगें कण प्रकृति की नहीं हो सकती। अगर प्रकाश तरंगें कण प्रकृति की होती तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में बाहर निकलता, और अगर कणों के रूप में बाहर निकलता तो ये जो दो रेखा छिद्र अपने को दिखाई दे रहे हैं उनमें से प्रकाश किरणें जाके सीधे यहाँ पर बिल्कुल सामने सामने दो प्रकाश के ये फ्रिंज प्राप्त होती। फ्रिंज का मतलब हुआ कि ऐसा स्थान जहाँ पे प्रकाश की एक पट्टी बन रही है वो प्राप्त होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो भाग है हमारा, केवल दो ही फ्रिंजें प्राप्त होती और वो दोनों फ्रिंजें कहाँ होती, पर्दे के ऊपर और दोनों रेखा छिद्रों के सामने, रेखा छिद्रों के बिल्कुल सामने। लेकिन यंग के प्रयोग के अंदर जो परिणाम आए, यंग के प्रयोग के अंदर जो परिणाम आए वो इससे जस्ट उल्टे थे, विपरीत थे, अलग थे। अलग कैसे थे कि इसके अनुसार ये जो प्रकाश तरंगें आ रही है ये अध्यारोपित होकर सामने केवल दो फ्रिंज प्राप्त नहीं करती है, उसके सामने के अलावा इधर उधर भागों में भी ये तरंगें फैली हुई। देखें तो हमारे पास एक फ्रिंज यहाँ पे, एक फ्रिंज यहाँ पे, इन दोनों के सामने दो ही प्राप्त होनी चाहिए,
लेकिन ये वाला भाग लेफ़्ट साइड में और ये भाग राइट साइड में, अलग अलग दिशाओं में ये प्रकाश फैल जाता है। ये घटना केवल उसी समय हो सकती है जब प्रकाश तरंग प्रकृति का माना जाए। तो कुल मिला के 1801 में ये होने वाला प्रयोग थॉमस यंग का एक क्रांतिकारी प्रयोग था, जिसने लोगों की विचारधारा को, प्रकाश को कणिकावाद का सिद्धांत मानने के साथ साथ तरंग सिद्धांत मानने पर भी मजबूर कर दिया। और इसी के साथ हाइगेन के तरंग सिद्धांत को अच्छा बल मिला, अच्छी पॉपुलरिटी मिली, लोग उसके सिद्धांत को मानने लगे, उसके बारे में विचार करने लगे। तो अब हम देखेंगे कि यंग द्विछिद्र प्रयोग है क्या चीज़। यंग द्विछिद्र प्रयोग क्या चीज़ है हम देखते हैं। इसके अनुसार हम एक रेखा छिद्र लेते हैं S। हम एक रेखा छिद्र लेते हैं S और इसके बिल्कुल सामने एक दूसरा रेखा छिद्र लेते हैं जो इन दोनों से अलग अलग दूरी पर हो। मतलब ये जो रेखा छिद्र हमें प्राप्त हुआ S, ये जो रेखा छिद्र हमें प्राप्त हुआ S, इससे बिल्कुल समान दूरी पर हो। तो ये पॉइंट इसके सामने का है बिल्कुल, और ये हम दूसरी स्लिट लेते हैं जिसमें 2 छिद्र हैं। ये दोनों छिद्र इस प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर है, और ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इस तरह से हमें S1 और S2 2 प्रकाश स्रोत प्राप्त हुए। ये मुख्य प्रकाश स्रोत S है। यहाँ से हम ऐसा प्रकाश स्रोत रखते हैं जो एक वर्णीय प्रकाश हो। एक वर्णीय का मतलब जिसका कलर एक हो। कलर सेम होने से उसके आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य ये चीज़ें समान हो जाएगी। यहाँ पे दूर हम एक पर्दा लेते हैं और पर्दे के ऊपर हमें फ्रिंजें प्राप्त होगी। फ्रिंज प्राप्त होने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं चमकीलापन होगा, कहीं पर कालापन होगा। हम इस बात को थोड़ा सा और ठीक से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे 10 बच्चे हैं, 3 2 5, फिर 3 2 5। तो हमने सब बच्चों को 100 रुपये दिए। एक एग्जाम्पल है, इसकी सहायता से समझे हम कि भाई सुपर इम्पोज, ये व्यतिकरण क्या चीज़ है। ये 100 रुपये दिए। अब हम व्यतिकरण की घटना करवाना चाहते हैं, इंटरफेरेंस। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से 100 रुपये लेके इसको दे देते हैं। ऊर्जा का पुनः वितरण करते हैं। ऊर्जा बाहर से नई लेते हैं और अपनी जो टोटल एनर्जी है उसे बाहर देते भी नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए तो टोटल अगर 100 कर लिए जाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हमारे पास ये हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट का जो अमाउंट है लेके सेकंड को दे देते हैं, थर्ड का अमाउंट लेके फोर्थ को दे देते हैं, फिफ्थ का अमाउंट, मतलब ऑड नंबर 1 3 5 7 विषम संख्याओं के जो बच्चे खड़े हैं उनसे पैसे लेकर सम संख्या वाले स्थान पर जो बच्चे खड़े हैं उन बच्चों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ऐसा करने पर हमारे पास 200 200 200 फिर 200 और 200, और इन बच्चों के पास क्या रहा, 0 0 0 0 0। तो कुल मिला के अभी भी हमारे पास टोटल पैसों की रुपए की संख्या 1000 है। तो क्या हम
बाहर से ऊर्जा कहीं से लेके आए? नहीं। क्या हमने बाहर ऊर्जा दी है? वो भी नहीं। केवल ऊर्जा का पुनः वितरण किया है। यही घटना होती है व्यतिकरण के अंदर। उसी के कारण जहाँ पर ऊर्जा बढ़ जाती है वहाँ पर चमकीली फ्रिंज बनती है, रोशनी की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है वहाँ पे डार्कनेस आ जाता है, अंधेरा आ जाता है। बस इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, मान लो लेज़र लाइट है, ऐसा लेते हैं। तो लेज़र लाइट लेते हैं, यहाँ से लेज़र लाइट प्रकाश किरणें सीधी समांतर होगी, प्रकाश किरणें सीधी समांतर होगी। तो ये हमारे पास तरंगाग्र है, क्योंकि अगर प्रकाश किरणें इस तरह से है तो तरंगाग्र उसके लंबवत होंगे। तो तरंगाग्र को ठीक से समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि सुरंग वाले हम ब्लैक कलर के और गर्त वाले हम रेड कलर के तरंगाग्र ले लेते हैं। सुरंग क्रिस्ट, तो ये हो गया हमारे पास रेड कलर वाले तो हो गए गर्त, और ब्लैक कलर वाले हमारे पास हो गए सुरंग। हमने पहले भी देखा था, ये सुरंग होता है और ये गर्त होता है। अभी हम गर्त वाले को हम ले रहे हैं रेड कलर में, इसको हम ले रहे हैं किस में? रेड कलर में। प्रकाश दो कलर का नहीं है, प्रकाश तो एक ही कलर का है, परंतु हम अपने समझने के लिए इसको दो भागों में ले लेते हैं। प्रकार की सहायता से हम गोला बनाते हैं। इस सेंटर पॉइंट को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक गोला बना लेते हैं। इस गोले को हम ये मान के चलते हैं कि ये तरंगाग्र है और ये थोड़ा सा बैंड हो चुका है, मुड़ चुका है। अब उसके बाद हम गर्त बनाएंगे। ये गर्त बना रहे हैं, ये हमने बनाया गर्त। सुरंग के बाद गर्त, गर्त के बाद वापस सुरंग। तो ये जो समतल तरंगाग्र आया था उसका तरंगाग्र हमें इस तरह से प्राप्त होगा और ये तरंगाग्र माध्यम में आगे बढ़ेगा। S1 S2 दो रेखा छिद्र है, जैसा इसके अंदर दिख रहे हैं। ये इधर वाला मान लो S1 है, ये मान लो S2 है। तो ये डायग्राम अपने को एग्जाम में नहीं बनाने का है, अपने को एग्जाम में ये डायग्राम अगर आवश्यकता हो पूछे तो ये बनाना है। उसके बाद गर्त आगे बढ़ेगा और ये इस तरह से गर्त आगे बढ़ेगा। ये हमारे पास एक गत्ते जैसा है, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्रकाश किरणें आगे जाएगी नहीं, केवल S1 और S2 से ही प्रकाश किरणें आगे बढ़ेगी। तो अब यहाँ से प्रकाश किरणें आगे बढ़ने लग गई। एक और बना देते हैं। तो ये तरंगाग्र हमारे पास आया। यंग द्विछिद्र प्रयोग तरंगाग्र के विभाजन पर आधारित है। मतलब एक छोटा सवाल आ जाए कि यंग द्विछिद्र प्रयोग किस घटना पर आधारित है या किसका विभाजन होता है। विभाजन दो तरीके के होते हैं, एक तरंगाग्र का विभाजन होता है, एक आयाम का विभाजन होता है। इसमें से ये कौन सा है? ये है, ये तरंगाग्र के विभाजन। ये तरंगाग्र बना, इसके हम दो टुकड़े करेंगे। तो अब हम लेते हैं यहाँ S1 से, S1 के सेंटर पे प्रकार रखा और इस तरह से हम एक गोला बनाते हैं। यहाँ से प्रकार न बंद करना है न खोलना है, जितनी दूरी पे पहले लिया था उसी दूरी से, यानी कि उसी त्रिज्या से हम यहाँ पे एक दूसरा तरंगाग्र बना देंगे। ये वो तरंगाग्र है जो इसके दो टुकड़े हुए हैं, इस तरंगाग्र के दो टुकड़े हुए हैं और यही माध्यम में आगे बढ़ रहा है। फिर देखते हैं, आसान सी चीज़ है, हमें बड़े ध्यान से देखनी होगी और बहुत आराम से हमें समझ में आ जाएगी। ये सुरंग है और ये गर्त है। ये हो गया S1 से। सेम डिस्टेंस, दूरी सेम रखनी है, प्रकार को न खोलना है न बंद करना है। पेच ठीक से टाइट होने चाहिए प्रकार के।
तो इस तरह से हमारे पास ये संग, हम बिना प्रकार के ये डायग्राम बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा ये जो गोले हैं, अर्धवृत्त हैं, ये थोड़े से प्रकार के जैसे नहीं आएंगे। तो फिर देखते हैं। इसके बाद हम फिर से संग बना रहे हैं ब्लैक कलर के, डिस्टेंस बराबर है। इस बार हम देख रहे हैं कि श्रृंग और गर्त आपस में एक दूसरे को काटने लगे। काटने का मतलब सुपरइम्पोज होने लगे। अब दूसरा लेते हैं, दूरी सेम रखनी है। एक गोला यहाँ से बनाना है, दूसरा यहाँ से बनाना है, फिर यहाँ से बनाना है, फिर यहाँ से बनाना है। दूरी वही रखनी है, दूरी चेंज नहीं करनी है। इसके बाद आएगा गर्त, और गर्त के लिए हम फिर इसके बाद आएगा श्रृंग। ज़्यादा समय लगता नहीं है। एक बार फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय थोड़ा सा समय लग सकता है, बाकी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इंटरेस्टेड भी है तो ये इस टाइप से बनेगा। उसके बाद फिर लेते हैं गर्त। ऐसे कम से कम हमें 1 2 3 4 5 कम से कम 7 लेने हैं। हमने अभी तक 5 लिए हैं और हमें ये ध्यान रखना है काला कलर जो है वो हमने श्रृंग के लिए लिया है और लाल कलर है वो हमने गर्त के लिए लिया है। लास्ट और करते हैं। तो ये इस टाइप से हुआ और ये हमारा डायग्राम पूरा हो गया। ये हमारे पास पर्दा है। पर्दे का मतलब ये हुआ कि ऐसा स्क्रीन जहाँ पर हम इस रोशनी का प्रभाव हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी सीध में हमारे पास S1 S2 जो है तो इस टाइप से है और इसके सामने मान लो O बिंदु है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कहाँ पर श्रृंग और श्रृंग मिल रहे हैं, कहाँ पर गर्त और गर्त मिल रहे हैं और कहाँ पर श्रृंग और गर्त मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो श्रृंग और श्रृंग जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा। श्रृंग और श्रृंग जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा। ये संपोषी व्यतिकरण क्या होगा वो हम देखेंगे। श्रृंग प्लस श्रृंग और गर्त प्लस गर्त, इन दोनों में संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण, और संपोषी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता और आयाम बहुत अधिक हो जाते हैं। जो ओरिजिनल मूल तरंगों के जो आयाम है, जो तीव्रता है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे दूसरा लेते हैं श्रृंग के साथ गर्त, यानी कि उल्टा प्रभाव। तो ऐसे में विनाशी व्यतिकरण होता है। ये घटनाएं क्या होती है हम अगले ही टॉपिक में लेने वाले हैं। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण, ये चीज़ हमने थोड़ा सा देखा भी है। यहाँ पर श्रृंग ब्लैक कलर का और श्रृंग रेड कलर का मिला है। श्रृंग ब्लैक कलर और श्रृंग रेड कलर का मिला है, मतलब श्रृंग से श्रृंग मिला है। श्रृंग से श्रृंग मिला है तो यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा और परिणामी तरंग का आयाम ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों ही तरंगों से ज़्यादा होगा, आयाम ज़्यादा होगा। आवृत्ति, ये तीव्रता ज़्यादा होगी, आवृत्ति सेम रहेगी। आवृत्ति क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर दोनों का सेम टाइम के अंदर हो रहा है। पहली तरंग, दूसरी तरंग और परिणामी तरंग, तीनों का एक चक्कर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ें सेम रहेगी आवृत्ति, लेकिन आयाम बढ़ जाएगा और ये
तीव्रता बढ़ जाएगी। विनाशी व्यतिकरण यानी एक सुरंग के साथ एक गर्त मिले, तो ऐसी चीज़ को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब वापस इस डायग्राम पे आते हैं। हमें पता चला कि सुरंग और सुरंग मिले तो संपोषी व्यतिकरण होता है और वहाँ पे रोशनी ज़्यादा होती है। गर्त और गर्त मिले तो भी संपोषी व्यतिकरण होता है और रोशनी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि ऐसे स्थान हमें ढूंढने हैं जहाँ पे सुरंग और सुरंग मिले, यानी कि काली और काली रेखाएं आपस में काटती हो, मिलती हो। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे काली और काली रेखाएं काट रही है और यहाँ पे लाल और लाल रेखाएं काट रही है। लाल रेखा का मतलब गर्त से गर्त मिला है और काली रेखाएं काटने का मतलब सुरंग से सुरंग मिला है। तो ये पॉइंट ऐसे हैं कि हमें चमकीली फ्रिंज बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि रोशनी जो तीव्रता है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब अगर हम इस चित्र को बनाने में प्रकार और पेंसिल का उपयोग करें, प्रकार अच्छा होना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए, नट टाइट से कसें, उसके बाद हिलना नहीं चाहिए और सावधानी पूर्वक जितनी दूरी इधर ली है उतनी की उतनी दूरी सेम टू सेम त्रिज्या के गोले बनाएं तो चित्र बिल्कुल सही बनेगा और ये जो तरंग है बिल्कुल बीच में आएगी। अब उसके बाद और देखते हैं, ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहे हैं। ये पॉइंट देखो बिल्कुल सीध में आए हैं, बिल्कुल एक सरल रेखा में आए हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, ये पॉइंट इस तरह से है। तो ये पॉइंट हमें बता रहे हैं कि संपोषी व्यतिकरण हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुरंग और सुरंग मिले तो संपोषी व्यतिकरण की और गर्त मिले तो विनाशी व्यतिकरण की। तो इस तरह से हमारे पास इन बिंदुओं पर और भी बिंदु है, ढूंढने पर मिलेंगे। ध्यान से देखो डायग्राम को, कहाँ पे दिखेंगे? नीचे ये बिंदु, ये इस टाइप के बिंदु हैं जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा। ये गोले आपको प्रकार से पेंसिल से बनाने हैं, हाथ से बनाएंगे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, डिस्टर्बेंस आएगा। अब हम काली फ्रिंज लेते हैं, काली फ्रिंज में काला ही कलर ले लेते हैं। तो काली फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? सुरंग से मिलना चाहिए गर्त, सुरंग से मिलना चाहिए गर्त, तब विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण में दो तरंगों की तीव्रता जो होती है, परिणामी तीव्रता उससे भी कम होती है, आयाम उससे भी कम होता है। तो देखते हैं, एक सुरंग से एक गर्त कहाँ मिला, मतलब एक काले कलर की लाइन से एक रेड कलर की लाइन कहाँ पर कटती है, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक और रेड दोनों लाइन आपस में कट रही है, मतलब यहाँ पे सुरंग और गर्त मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, मतलब यहाँ पे रोशनी नहीं रहेगी। ये वो वाले बिंदु है, बच्चों के हिसाब से देखें तो ये वो बिंदु है कि जिनसे पैसे लेके और उसके आगे वाले को दे दिए। तो इसकी जो तीव्रता होगी वो तो शून्य हो जाएगी और इसकी तीव्रता होगी वो अधिकतम हो जाएगी। तो इसी तरह से तीव्रता शून्य, तीव्रता अधिकतम, शून्य पे काला कलर, अधिकतम पे जो कलर का हमने प्रकाश लिया है, एक वर्णीय प्रकाश जो लिया है वो कलर आ जाएगा। तो इसके सामने ये बिंदु देखो, ये और ये पॉइंट भी देखो बिल्कुल सीधे आए, ये सीधे आएंगे। अगर चित्र सही बनेगा तो ये पॉइंट सीधे आएंगे। और भी है, तो इस तरह से ये पॉइंट हुए। अब हम चाहते हैं कि इनसे फ्रिंज प्राप्त करें पर्दे पर। फ्रिंज का मतलब ये कि रोशनी की पट्टी, फिर बिना रोशनी की पट्टी यानी कि काले कलर की पट्टी। जहाँ रोशनी नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, वहाँ पे काला कलर होता है।
तो देखो इसको मिलाया हमने, इन सबको मिलाया, तो ये जो सेंटर वाला भाग है वहाँ पे ये सब चमकीले बिंदुओं से जो लाइन मिली है वो जो भाग होगा वो कहलाएगा चमकीली फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज। क्या कहलाएगा? यहाँ पे चमकीली फ्रिंज बनेगी। चमकीली का मतलब यहाँ पे रोशनी होगी, और ध्यान ये रखना अपने को कि केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस उसमें होती है, सबसे ज़्यादा चमकीलापन उसमें होता है। ठीक है, तो और ये होता है अपने पास संपोषी व्यतिकरण के कारण। ठीक है, यहाँ हम देखने वाले इसके पास की जो डार्क फ्रिंज बनेगी दोनों तरफ, वो इस टाइप से बनेगी। काला कलर लेते हैं इसमें, क्योंकि काली फ्रिंज है, ये काले काले पॉइंट आपस में मिला देते हैं। इधर भी ये काले काले पॉइंट आपस में मिला देते हैं। अगर डायग्राम सही बना है बिल्कुल, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल बराबर दूरी पर आएगा। ये दोनों पॉइंट बराबर दूरी पर आएंगे। अब उसके बाद हम लेते हैं एक और चमकीली फ्रिंज। यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो ये चमकीली फ्रिंज है, ये भी चमकीली फ्रिंज है। मतलब केंद्रीय फ्रिंज जो बनी है, जहाँ पे तीव्रता अधिकतम है, जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, उसके दोनों ओर काली फ्रिंज बनेगी जहाँ पे अंधेरा होगा, और उसके दोनों ओर फिर चमकीली फ्रिंज बनेगी। सवाल दिमाग में हो सकता है कि ये फ्रिंज क्या चीज़ है। भाई फ्रिंज बार बार बोल रहे हैं तो सवाल आएगा दिमाग में। बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो रोशनी की पट्टी है वो सफ़ेद सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है, ये तो है चमकीली फ्रिंज। इसके आसपास बीच वाला भाग जो थोड़ा सा काले कलर का दिखाई दे रहा है वो है हमारे पास काली फ्रिंज। जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच रही है वो है काली फ्रिंज। तो ये हमारे पास डायग्राम बना जहाँ पे यहाँ पे चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यहाँ पे काली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। काली का मतलब अदीप्त होता है, अदीप्त लिखें या काली लिखें। काली फ्रिंज, ये फिर काली फ्रिंज, और ये फिर काली फ्रिंज। यहाँ पे चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली, ये भी चमकीली फ्रिंज, और ये भी चमकीली। और शॉर्ट में एक चीज़ लिखें, यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण, यहाँ पे भी संपोषी व्यतिकरण, और शॉर्ट में लिखा हमने संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब है तीव्रता अधिकतम हो, और जहाँ पे काली फ्रिंज बनी है, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, और यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा? इस टॉपिक के अंदर देखा कि सभी लोग प्रकाश को कण प्रकृति का मानते थे, न्यूटन का सिद्धांत मानते थे, लेकिन 1801 में ये प्रयोग हुआ, यंग द्विछिद्र प्रयोग, जिसमें ये पता चला कि प्रकाश किरणें अगर कण प्रकृति की होती तो ये रोशनी बिल्कुल सामने सामने ही होती, चारों तरफ फैलती नहीं। फैलने का गुण तरंगों का होता है, तो ये तरंगें है, इसलिए पर्दे पर रोशनी छिद्र के सामने तो है ही है, उसके इधर उधर भी है, और बीच में काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त हुई है। फ्रिंजे का मतलब रोशनी की पट्टी है, तो चमकीली फ्रिंज है। जैसे मान लो यहाँ पे लेज़र लाइट काम में ली हमने, लेज़र लाइट काम में ली, तो यहाँ पे लाल कलर का प्रकाश मान लेते हैं हम कि भाई लाल कलर का प्रकाश है। लाल कलर का प्रकाश होगा तो ये जो चमकीली फ्रिंजें होगी वो रेड कलर की होगी। और चित्र बनाए तो इस तरह से होगा कि ये रेड कलर है हमारे पास, ये रेड कलर का भाग जो दिखाई दे रहा है
वो बनेगा चमकीली फ्रिंज। ये रेड कलर का भाग दिखाई दे रहा है, वो चमकीली फ्रिंज बनेगा। फिर यहाँ पे रेड कलर का भाग दिखाई देगा, वो चमकीली फ्रिंज बनेगा। ये रेड कलर का भाग दिखाई दे रहा है, ये चमकीली फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ पर हमें रेड कलर की फ्रिंजें प्राप्त हुई। और अगर कुल फ्रिंजें देखें तो कितनी प्राप्त हुई, तो यहाँ पे हमें कुल फ्रिंजें 3 प्राप्त नहीं हुई है, यहाँ पे कुल फ्रिंजें 5 प्राप्त हुई है। ये रेड कलर की, ये रेड कलर की और ये रेड कलर की, ये 3 फ्रिंजें हैं चमकीली। उसके बीच में यहाँ पे ऐसा भाग है जहाँ पे रोशनी आई नहीं है, तो ये 2 फ्रिंजें काले कलर की, तो काली फ्रिंज भी प्राप्त होगी। तो ये 2 फ्रिंजें काले कलर की। इस तरह से हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 फ्रिंज प्राप्त होती है। कितनी फ्रिंज? 5 फ्रिंज प्राप्त होती है। तो ये सारा है अपने पास यंग द्विछिद्र प्रयोग। अगर इस चित्र को हम ठीक से बनाएंगे तो इस टाइप से हमें पता चलेगा। ये हमारे पास प्लेन वेव्स है, समतल तरंगाग्र, उसके ऊपर लंबवत दिशा में खींची गई रेखा, ये जो लाइनें दिखाई दे रही है वो प्रकाश किरणें हैं। ये S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गया। और यहाँ से ये समतल तरंगाग्र थोड़ा बैंड हो जाता है और गोलीय तरंगाग्र बन जाता है, और यहाँ से आगे बढ़ेगा, S1 और S2 से प्रकाश निकलेगा। तो इस तरह से हमें चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होगी। एक फ्रिंज अगर चमकीली होगी ब्राइट, तो उसके आसपास दोनों और डार्क फ्रिंज होगी। उसके आसपास वापस चमकीली फ्रिंज होगी ब्राइट, और उसके आसपास वापस डार्क फ्रिंज होगी ये। अब सेंटर की जो फ्रिंज होगी वो ये वाली है, जहाँ पे रोशनी अधिक है। ये भाग जो डार्क फ्रिंज है, ये भाग काले कलर का दिखाई दे रहा है, वो काले कलर की फ्रिंज है। फिर बता रहे हैं कि फ्रिंज क्या होती है। एक रोशनी की पट्टी है, जहाँ पे रोशनी प्रकाश किरणें पहुँच रही है तो चमकीली फ्रिंज है। जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच रही है तो वो काली फ्रिंज है। यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रोशनी शुरू में बराबर थी, सब जगह एक जैसी। व्यतिकरण की घटना इस टाइप से हुई कि यहाँ की रोशनी इधर आ गई और इधर की रोशनी थोड़ी उधर चली गई, तो यहाँ रोशनी की कमी हो गई और यहाँ पे काली पट्टी बन गई। इस काली पट्टी को काली फ्रिंज कहते हैं। यहाँ पे रोशनी पहले जितनी थी उससे रोशनी बढ़ गई, तो इस टाइप से यंग द्विछिद्र प्रयोग हुआ। तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये हमें बहुत इंटरेस्टेड लगता है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। और एक बार इस चित्र को अपने हाथ से ज़रूर बना लेना चाहिए, इंटरेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है। और चित्र जब अपने से अच्छा बनेगा तो एक मन में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। इसके आगे हम करने वाले हैं व्यतिकरण की घटना का गणितीय विश्लेषण। उसमें हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को देखेंगे, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की घटना को देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।